मेरा नाम दिव्यंका है। मैं और मेरे पति मिलकर बिजनेस संभालते थे। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मैं तभी से अपने पति के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाया करती थी। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय से मैं देख रही थी कि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर एक पागल बूढ़े बाबा आकर बैठे रहते थे। मैं अक्सर उन्हें आते जाते थोड़े बहुत पैसे दे देती थी, और चौकीदार से भी मैंने स्पेशली कहा हुआ था कि इन बूढ़े बाबा को टाइम पर खाना दे दिया करो, या जिस चीज़ की भी ज़रूरत हुआ करे दे दिया करो। एक दिन मेरी और मेरे पति की करोड़ों की डील थी, क्योंकि हमारे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग थी। हम दोनों ही बहुत जल्दी में थे। बाहर निकलकर मैंने फ़ोन मिलाया और कहा कि हम बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन फ़ोन कॉल की आवाज़ उसी बूढ़े बाबा के पास से आई। मैं वहम समझकर आगे निकल पड़ी, मगर वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो वही। मैं गरीब परिवार की भोली भाली और समझदार लड़की थी, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। कहते हैं कि मिडिल क्लास इंसान न अपनी खुशी लोगों से खुलकर जाहिर कर सकता है, ना ही अपने दुख। क्योंकि उसके दुख ज्यादा हो जाते हैं तो लोग उसके दुखों पर अफसोस नहीं करते, और जब उसकी खुशियां ज्यादा हो जाती हैं तो उसकी खुशियों पर विश्वास नहीं करते। फिलहाल मायके में मेरी जिंदगी जैसे भी गुजरी, मगर शादी एक अच्छे और अमीर इंसान से हुई। शायद ये सब मेरी अच्छी शक्ल की वजह से हुआ था। मेरी सास ऋचा सिन्हा ने मुझे अपने बेटे आदर्श सिन्हा के लिए पसंद कर लिया था। वो मेरे कॉलेज के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर आई हुई थी, जहां मुझे उन्होंने अपने हाथों से सम्मानित किया था। शायद मेरी समझदारी, मेरी कामयाबी उनको बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने इकलौते बेटे आदर्श के लिए पसंद कर लिया था। वहाँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से चेयर अप किया था। उसके बाद उन्होंने मेरे परिवार का पता लगाया और मेरे घर रिश्ता लेकर चली आईं। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि कहाँ वो और कहाँ हम। मिडिल क्लास इंसान कभी भी अपनी औकात नहीं भूलता। मिडिल क्लास इंसान अपने जैसे लोगों से ही संबंध रखना पसंद करता है। मगर वो तो मुझे इतना पसंद कर बैठी थी कि उन्होंने मेरे माता पिता को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर ही लिया, और इस तरह मेरी आदर्श के साथ शादी हो गई। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। अगर मेरी शादी कहीं और होती तो मैं यकीनन आज हाउसवाइफ ही होती, लेकिन मेरी सास ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। उनका कहना था कि मेरा बेटा अकेला हमारी इतनी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों को संभाल रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, तुम में कुछ करने का जुनून है। मैं तुम्हें अपने घर में चार दीवारी के बीच रहने की इजाज़त नहीं दूंगी। जाओ, मैं तुम्हें पंख देती हूँ उड़ने के लिए। तुम चाहो तो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकती हो, मेरे बेटे के साथ काम कर सकती हो, ताकि तुम दोनों की मेहनत से हमारा कारोबार और आगे बढ़ सके। मैं तो बहुत खुश हुई थी अपनी सास की ये बात सुनकर, क्योंकि अक्सर मैंने सुना था कि हमारे देश की 70% सासें अपनी विवाहित बहुओं को घर के कामकाज तक ही रखना पसंद करती हैं, और शायद 30% महिलाओं में एक मैं भी शामिल हो गई थी, जिसमें मेरी सास ने मुझे अपने ही बेटे का बिजनेस संभालने का मुझे मौका दिया था। उन्होंने कहा था कि कंपनी में जो हैसियत तुम्हारे पति की है, वही हैसियत तुम्हारी भी होगी। फिर क्या था, मैं अपने पति के साथ रोज ऑफिस जाने लगी, और फिर धीरे धीरे मेरे पति के कंधों से भी बोझ हल्का होने लगा, क्योंकि मैंने ऑफिस जाने के बाद बहुत सारे ऐसे काम थे जो अपनी समझदारी और चालाकी से पूरे कर दिए थे। शायद ये काम मेरे पति भी नहीं कर पा रहे थे। वक्त गुजरता गया और मेरी शादी को 4 साल हो गए। अभी तक मेरे पास कोई संतान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे औलाद नहीं चाहिए थी, ऊपर वाले की तरफ से देर थी, और मेरे ससुराल में भी मुझ पर औलाद को लेकर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया था। मेरे पति आदर्श भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा हुआ था जो अपने दिल में घमंड रखता था, दौलत का घमंड, जिसकी नज़र में गरीबों की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी आदर्श को समझाती थी कि आपको अपना नेचर गरीब लोगों की तरफ से बदल देना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। ऊपर वाला जिसे चाहे बादशाह बना दे और जिसे चाहे फकीर। मैं उस दिन भी अपने पति को यही सब समझा रही थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने वॉचमैन से एक छोटी सी गलती हो जाने पर उसे खूब डांट लगाई थी। मैंने अपने पति की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपकी नज़र में गरीब इंसान की कोई हैसियत नहीं है।
आपकी बराबरी शायद हर कोई नहीं कर सकता, मगर आप ये नहीं जानते कि आज आपके सामने जो आपकी पत्नी बैठी हुई है, वो खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। इसका मतलब आपकी नज़र में मेरा भी कोई वजूद नहीं है। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी तो बात ही अलग है। तुम आखिरकार इस कंपनी की मुझसे भी ज्यादा हकदार हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले थे। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और 4 बहनें थी। हमारा कोई भाई नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने खूब मेहनत की और हम चारों ही बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया कि हम खूब कामयाब हो गए। मेरी मम्मी लोगों के घरों में उनके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती थी और पापा एक मामूली से क्लर्क थे। हमारी जिंदगी ऐसी थी, हम ज्यादातर बुरे दिन देखते थे और कभी-कभी अच्छे दिनों से हमारा सामना होता था। यही वजह थी कि मेरे दिल में गरीबों, लाचारों और बेसहारा लोगों के लिए वो जगह थी जो आदर्श जैसे सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोगों की समझ से बाहर थी। मैंने अपनी एजुकेशन अपने पिता की खून पसीने की कमाई से पूरी की थी। रातों को जाग जाग कर पढ़ाई की थी। ट्यूशन के पैसे बचाने के चक्कर में रातों को सोती नहीं थी। फिर ऊपर वाले ने मेरे माता पिता के आशीर्वाद और मेरी मेहनत का ऐसा फल दिया कि मैं पढ़ाई में हर क्लास में कामयाब होती चली गई। और जब मेरी सास ने देखा कि मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, मिडिल क्लास घर की बेटी होने के बावजूद भी मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती रही और खूब तरक्की हासिल की, तो उनका दिल मुझ पर आ गया। शादी के बाद मैंने अपने पति के बिजनेस में ऐसा हिस्सा डाला कि देखते ही देखते मेरे पति के साथ साथ मेरा भी नाम बड़ी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्रीज में शामिल होने लगा। मैंने बुलंदी जरूर छू ली थी, लेकिन मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलती थी, क्योंकि मुझे याद था कि आसमान पर उड़ने वाले पक्षी भी दाने की तलाश में जमीन पर ही उतरते हैं। हमारा ऑफिस शहर की बेहद व्यस्त और पैसा कमाने वाली इमारतों में से शामिल था, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता था। शीशे की दीवारों से बाहर का नज़ारा जितना सुंदर लगता था, अंदर की दुनिया भी उतनी ही सुहानी थी। मैं जब भी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी से नीचे उतरती, तो सबसे पहले आसमान की तरफ देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी, जिसने मुझे मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया था। मेरे माता पिता भी मेरी इस कामयाबी से बहुत खुश होते थे। उन्हें तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी बेटी आज किस मुकाम पर है। जहाँ कभी उनकी बेटी सारा दिन घर में पढ़ाई में लगी रहती थी, बाहर की दुनिया उसने कभी देखी ही नहीं थी, या फिर बहुत कम लोग ऐसे थे जो मुझे जानते थे। लेकिन आज भी मैं शहर की उन जानी मानी हस्तियों में जानी जाती थी, जिनका नाम रोशन था। एक तरह से मैं अपने पति का बिजनेस पार्टनर थी। हमारी कंपनी का काम जितना अच्छा चल रहा था, उतनी ही तरक्की पर भी था। हर कोई हमारी बहस करना चाहता था। बहुत से लोग तो ऐसे भी आए थे जिन्होंने मुझे खुद शादी का ऑफर दिया था और मुझे कहा था कि मैं अपने पति को छोड़ दूं। मुझे आज भी ऐसे लोगों पर हंसी आती है, जो शायद मेरे मिडिल क्लास होने पर तो मेरे दीवाने नहीं थे, लेकिन आज जब मेरा नाम ऊंचा हो गया तो हर कोई मेरा दीवाना बन चुका था। अखबार में मेरी फोटो छपती थी। मेरा और मेरे पति का लोग इंटरव्यू लेने के लिए आते थे। हमारे शहर में हर कोई हमारा फैन था। हर कोई ये बात भी बहुत अच्छे से जानता था कि मेरे और मेरे पति के बीच में सच में जमीन और आसमान का फर्क है। उनका जन्म ही अमीर परिवार में हुआ था, जिसने कभी मोहब्बत का झोंका तक नहीं खाया था। उनकी नज़र में गरीब लोग या तो पैदाइशी चोर होते हैं या फिर एक नंबर के कामचोर। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ये कहता था कि ये अपनी गरीबी को हथियार बनाकर हम जैसे लोगों से हमदर्दी बटोरते हैं और मेहनत करने के बजाय भीख मांगने पर उतर आते हैं, ताकि अमीर लोग उन पर तरस खाकर उन्हें सहारा दे दें, उन्हें पैसे दे दें, उनको ज़मीन से उठाकर आसमान पर खड़ा कर दें। वो बिल्कुल सही सोचते थे, लेकिन मेरा कहना यही था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, चालाक बनते हैं और अपनी गरीबी को अपना हथियार बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी में आकर भीख मांगते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं और दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं कभी उनकी सोच से खुश नहीं होती थी। मैं हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि आदर्श फटा हुआ कपड़ा पहनने वाला हर इंसान भिखारी नहीं होता और हर सूट पहनने वाला इंसान शरीफ नहीं होता। हालात इंसान को तोड़ देते हैं। मगर वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसते थे और मजाक मजाक में मुझे मदर इंडिया भी कहते थे। कहते थे कि तुम बहुत भोली हो, तुम इन जैसे गरीबों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो।
अब तुम आदर्श सिन्हा की पत्नी हो तो बिल्कुल मेरी तरह सोचा करो। वो अपनी बातें बीच में डालकर मेरी बातों को टाल देते थे। उन्हें लगता था कि मैं जज्बाती और बेवकूफ़ औरत हूँ जो बिजनेस के उसूलों के बजाय अपने दिल की सुनती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, जब हमारे ऑफिस की बिल्डिंग के ठीक बाहर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आकर बैठने लगा था। लोग उसे बाबा बाबा कहते थे। उनके सफ़ेद बालों में धूल अटी हुई होती थी, कपड़े जगह जगह से फटे और मैले कुचैले थे, और चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल बना हुआ था जैसे वक्त ने अपने सारे सितम उसके चेहरे पर लिख दिए हों। वो अक्सर अपने आप में खोया हुआ कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता था, जिसे सुनकर गुजरने वाले लोग भी उसे पागल समझते थे। कुछ लोग उसे पैसे देकर भी जाते थे, कुछ उस पर तरस खाते थे, तो कुछ उसे नफरत भरी नज़रों से देखते थे। वैसे तो मैंने नोटिस किया था कि ज़्यादातर लोग उसे नफरत से ही देखते थे। कोई नाक पर रुमाल रखकर उसे डांटकर आगे बढ़ जाता था, तो कोई उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता था, मगर फिर भी वो वहाँ से नहीं जाते थे। न जाने क्यों, जिस दिन से मेरी नज़र उस पर पड़ी थी, मेरे कदम वहीं पर जम गए थे। मुझे उसके वीरान चेहरे में अपने मृत पिताजी की परछाई नजर आती थी, जिनकी मौत अभी 2 साल पहले हुई थी। वही बेबसी, वही खामोशी। मुझे लगता था कि ये आदमी पैदाइशी पागल नहीं है, बल्कि संसार की ठोकरों और अपनों की बेवफाई ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया है। उसका खाली खाली नज़रों से सड़क को तकना मुझे अंदर तक काट देता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि अब उसके अंदर कोई जज्बात नहीं है और वो पत्थर के इस शहर में एक जिंदा लाश की तरह पड़ा है। मैंने खामोश रूटीन बना ली थी कि जब भी मैं सुबह ऑफिस आती थी या शाम को घर वापसी के लिए निकलती थी, तो अपने बैग में कुछ सिक्के या कभी कभी नोट भी निकालकर खामोशी से उस बूढ़े बाबा के सामने रख देती थी। वो उन पेशावर भिखारी की तरह नहीं था जो पीछे पड़ जाते हैं। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था और ना ही कभी मुंह से कुछ मांगता था। न कभी मैंने उसे पैसे मांगते हुए देखा था और ना ही कभी किसी से खाना मांगते हुए। बस वो खामोशी से एक तरफ बैठा रहता था, और जब भी मैं पैसे रखती तो वो अपनी खाली और दर्द भरी नज़रों से एक लम्हे के लिए मुझे देखता और फिर सर झुका लेता था। उसकी यह खामोशी मुझे और भी ज़्यादा इम्प्रेस करती थी। मैंने अपने ऑफिस के बूढ़े चौकीदार अंकल, जो कि खुद भी एक समझदार और सच्चे दिल वाले इंसान थे, उन्हें सख्ती से समझा दिया था कि अंकल जी, दोपहर का खाना इस बूढ़े बाबा को मेरी तरफ से रोज़ाना पहुंचाया जाएगा, और ख़बरदार जिस किसी ने इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की भी, ध्यान रखना कोई इन्हें तंग ना करे। चौकीदार अंकल ने मेरी बात का मान रखा था और वो रोज़ाना बहुत याद से खाना पहुंचा देते थे। मुझे इस बात से मतलब नहीं था कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। मुझे बस इतना सुकून था कि मेरी कमाई से किसी भूखे का पेट भर रहा है, और शायद मेरे पिताजी की आत्मा ये सब देखकर मुस्कुरा रही होगी। वो सोच रहे होंगे, मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए थे, जो सिखाया था, वो वही कर रही है। एक दिन आदर्श ने मुझे उनको पैसे देते हुए देख लिया था। मैं जब अपने केबिन में बैठी हुई थी, तो वो दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुए और कहने लगे, दिव्यंका, तुम अक्लमंद होकर भी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही हो। ये 500 रुपए का नोट इनका पेट नहीं भरता, बल्कि उनकी आदत बढ़ाता है। ये सब एक माफिया है और तुम जैसे नरम दिल जज्बाती लोग सबसे बड़े इन्वेस्टर हो। तुम्हें लगता है कि वो सच में मजबूर है, लेकिन नहीं दिव्यंका, इन लोगों का पेशा है। ये मुजरिम होते हैं जो हमदर्दी का नकाब पहनकर हमारे जज्बात की जेब काटते हैं। मैं उनकी बात पर हंसने लगी, और फिर उसके बाद हम दूसरी मीटिंग के लिए ऑफिस से निकल रहे थे। मैंने फिर से हर बार की तरह बूढ़े बाबा जी को नमस्ते किया और कुछ पैसे दे दिए थे, जो मेरे पति के बिजनेस माइंड और उनकी आंखों को जरा भी नहीं भाए थे। उनके अंदाज में कड़वाहट जैसा जहर घुला हुआ था, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ। मैंने सुकून से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आदर्श को ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहने लगे, तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता ना? दिव्यंका, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने मुस्कुराकर सीट बेल्ट बांधी और उनकी तरफ देखा। आदर्श, आखिर आपको क्या परेशानी है? आखिर आप हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान के तराजू में क्यों तोलते हो? मैं उस बाबा को सर नहीं चढ़ा रही, बल्कि अपना बोझ हल्का कर रही हूँ। भलाई कभी बर्बाद नहीं जाती, और रही बात उसके पैसे की, तो मेरा मामला उसके साथ नहीं बल्कि ऊपर वाले के साथ है, जिसने मुझे देने वाला बनाया है। मुझे उस बूढ़े बाबा के खामोश आशीर्वाद की ज़रूरत है। क्या पता आगे चलकर जहाँ मेरा पैसा और मेरा दिमाग काम ना आए, वहाँ उस पागल बूढ़े आदमी की एक कहाँ काम आ जाए। ऊपर वाला उसकी प्रार्थना मेरे फायदे के लिए सुन ले।
आदर्श ने गुस्से से अपना सर झटक दिया, जैसे मैं उनसे किसी दूसरी दुनिया की बातें कर रही हूँ, और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। उन्हें यकीन था कि मैं अपना पैसा पानी में बहा रही हूँ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मेरा इस पागल बूढ़े बाबा के साथ एक अजीब सा अनकहा और अनजाना सा रिश्ता बन गया था। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जब मैं गाड़ी में बैठ रही होती हूँ या ऑफिस में दाखिल हो रही होती हूँ, तो वो मुझे बहुत ही ध्यान से देखते हैं, जैसे मेरे पूरे शरीर को स्कैन कर रहे हों। जैसे वो मेरे कपड़े, जूते और मेरी नेल पेंट तक को ध्यान से देख रहे हैं, और मेरे स्टाइल से लेकर मेरी वॉक तक कुछ फ़र्क कर रहे हों। मगर मैंने उन्हें कभी बुरा नहीं समझा था। उसी दौरान मौसम ने अंगड़ाई ली और शहर में कड़ाके की सर्दियाँ शुरू हो गईं। ठंडी हवाएं हड्डियों में घुसने लगीं, तो मुझे इस खुले आसमान के नीचे बैठे इस बूढ़े बाबा का ख्याल सताने लगा। मैंने अगले ही दिन मार्केट से एक अच्छी क्वालिटी का स्वेटर खरीदा और एक ब्लैंकेट खरीद कर जाते हुए बड़ी ही इज्जत के साथ उनके सामने रख दिया। अगले दिन जब मैं वहां से गुजरी तो मैंने देखा कि वो तो वही स्वेटर पहने और उसी ब्लैंकेट को अपने आसपास मजबूती से लपेटे हुए थे। उन्हें इस हाल में देखकर मेरे दिल में जो सुकून उतरा था, वो करोड़ों की डील साइन करके भी नहीं मिलता था। मेरा बिजनेस तो पहले ही बहुत अच्छा चल रहा था। क्लाइंट सुकून से थे, वर्कर्स भी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे और उनको किसी तरह की कोई मायूसी नहीं होती थी। मगर इंसान की फितरत है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। हमें और हमारी कंपनी को एक ऐसी बड़ी छलांग की ज़रूरत थी जो हमें लोकल मार्केट से निकलकर मल्टीनेशनल लेवल पर लाकर खड़ा कर दे। ये हमारे करियर का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसका हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। उसी दौरान शहर के बिजनेस टाइकून्स में एक बहुत बड़ी खबर ने हलचल मचा दी। शहर की सबसे बड़ी मशहूर और पुरानी कंपनी के भट्ट एंटरप्राइजेस ने एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया जो किसी भी छोटी कंपनी की तकदीर बदल सकता था। ये डील लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की थी, और शहर की हर छोटी बड़ी शार्क मछली इस डील को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था, क्योंकि इस कंपनी का मालिक मिस्टर राकेश भट्ट था। एक ऐसा नाम जिसे जानते तो सब लोग थे, मगर देखा किसी ने नहीं था। वो छुपकर कारोबार चलाता था और उसके बारे में मशहूर था कि वो एक सीरियस उसूल पसंद और आयरन मैन है। मार्केट में अफवाहें गर्म हो गई थी कि बीते समय में उन्हें उनके किसी करीबी बिजनेस पार्टनर ने बुरी तरह से धोखा दे दिया था। इसके बाद वो पत्थर के हो गए थे। लोग कहते थे कि राकेश भट्ट सिर्फ फाइल में लिखे नियम और शर्तें नहीं देखते, बल्कि इंसान के कैरेक्टर और नियत को भी देखते हैं। उनके दिल को जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर था, क्योंकि वो गलती ही नहीं बल्कि नियत की भी माफ़ी नहीं देते थे। इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम मुझे आदर्श ने दिया था, जिसको पूरा करने में मैंने दिन रात एक कर दिए थे। ऑफिस की लाइट्स रात देर तक जलती रहती थी और हम फाइलों के ढेर में घूम रहे थे, लेकिन आदर्श शुरू दिन से ही लापरवाह थे। उन्हें लगता था कि हम बेवजह दीवारों में अपना सर टकरा रहे हैं। वो अक्सर झुंझलाकर फाइल टेबल पर पटक देते थे और कहते थे, दिव्यंका, तुम सपने देखना छोड़ दो। हमारे कंपटीशन में जो कंपनियां मैदान में हैं, उनके लिंक्स मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स तक हैं। उनके पास तगड़ी सिफारिश है, और हमारे पास क्या है, सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन। वो लोग हमें घास भी नहीं डालेंगे। वहाँ सिर्फ नोट चलते हैं या फिर फ़ोन कॉल। आदर्श की बातें कमरे के माहौल को बोझल कर देती थी, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैं उन्हें समझाती थी कि आदर्श, सिफारिश दरवाज़ा खुलवा सकती है, मगर दिल में जगह नहीं बना सकती। मुझे ऊपर वाले पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। अगर ये डील हमारे नसीब में हुई तो दुनिया की कोई ताकत कोई हमसे छीन नहीं सकता, और अगर नहीं हुई तो इसमें भी ऊपर वाले की कोई बेहतरी होगी। लेकिन आदर्श के चेहरे की नेगेटिव मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्हें मेरी इन बातों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है, और वो दिमागी तौर पर अपनी हार एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज का सूरज मेरे लिए सिर्फ एक नया दिन लेकर नहीं निकला था, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाला था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने हिस्से की जंग लड़ने के लिए जा रही हूँ। मेरे हाथों में हल्की सी कपकपाहट थी, जिसे मैंने अपनी वॉच की स्ट्रिप को टाइट करके छुपाने की कोशिश की थी। मीटिंग का दिन आखिरकार आ पहुंचा था, और मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन तैयारी की थी। मैंने सिंपल वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो मैंने सिर्फ ऐसे मौके के लिए ही संभाल कर रखी थी जहां मेरा इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर अच्छा पड़े। सफ़ेद रंग वैसे भी शांति का प्रतीक होता है। मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि दिव्यंका, तुम ये कर सकती हो। तुमने बहुत मेहनत की थी आज के दिन के लिए, और आज तुम करोड़ों की बात करने जा रही हो। ये सिर्फ एक डील नहीं थी,
बल्कि इस बात का सबूत होने वाला था कि मेहनत और लगन रिश्वत और सिफारिश पर भी भारी होती है। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी और गले में एक अजीब सी खुश्की महसूस हो रही थी। मैंने अपना बैग उठाया और ऊपर वाले का नाम लेकर ऑफिस से निकल गई। ऑफिस पहुंचकर जब मैं बिल्डिंग के गेट पर पहुंची तो मेरी नज़र फौरन उसी जगह गई जहां वो बूढ़े बाबा रोज बैठे हुए होते थे। आज भी वो वहीं पर थे, धूल भरी कंबल में लिपटे हुए, दुनिया और माफिया से बेखबर। मगर आज उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं रोज की तरह आज उनके पास कुछ ज्यादा देर के लिए रुक गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं अपनी सारी नर्वसनेस, सारी घबराहट उनके सामने उगल दूं। मैं झुककर उनके करीब हुई और धीरे से बोली, बाबा जी, आज मेरे लिए स्पेशली प्रार्थना करना। आज मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी और कठिन परीक्षा है। मैं एक ऐसे मैदान में उतरने जा रही हूँ जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। अगर ये डील हो गई, अगर आज ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दे दी, तो विश्वास कीजिए मैं बहुत से लोगों की मदद कर सकूंगी और अपनी सास का भी सर बुलंद कर सकूंगी। बहुत से चूल्हे ठंडे होने से बच जाएंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने पहली बार अपना झुका हुआ सर पूरी तरह से ऊपर उठाया था। उनकी आंखों में आज वो वीरानी नहीं थी जो रोज होती थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी चमक, एक ऐसी चमकदार रोशनी थी जिसने मुझे एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया था। उनके सूखे हुए होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। ये मुस्कुराहट किसी भिखारी की नहीं थी जो पैसे मिलने पर खुश हो, बल्कि इसमें एक ऐसा विश्वास था जैसे कोई बाप अपनी औलाद को जंग में भेजते हुए उसे जीत का ऐलान सुना रहा हो। उनकी खामोश मुस्कुराहट ने मेरे अंदर तूफान जैसी बेचैनी पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया हो। मुझे लगा कि मेरी बात सीधी ऊपर वाले तक पहुंच गई है। मेरे इस तरह रुकने और बात करने पर मेरे पति का पारा हाई हो चुका था। वो मेरे ऐसे बिहेवियर से हमेशा चिढ़ते थे, मगर आज तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए थे। वो तेजी से चलते हुए मेरे पास आए और मुझे बाजू से पकड़कर लगभग पीछे खींचते हुए ऑफिस के अंदर ले गए। उनके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और चेहरे पर गहरा तनाव था। उन्होंने कहा, दिव्यंका, लगता है इस पागल के साथ साथ तुम भी पागल हो गई हो। उसको अपने बारे में इतना सब कुछ क्यों बता रही हो जिसे खुद अपने होश का पता नहीं? तुम अकल से पागल हो या जानबूझकर नाटक करती हो? तुम्हें क्या लगता है कि इस पागल बूढ़े आदमी की बड़बड़ाहट से हमें करोड़ों का प्रोजेक्ट प्लेट में रखकर मिल जाएगा? आदर्श का अंदाज बहुत ही कड़वा था और उनके शब्द चुभन दे रहे थे। वो लगातार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहे थे, जैसे टाइम उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा हो। बी प्रैक्टिकल दिव्यंका, तुम अपने अंदर की घरेलू औरत को घर छोड़कर आया करो। तुम्हें आइडिया भी है कि राकेश भट्ट वक्त का कितना पाबंद है। उसके बारे में मशहूर है कि अगर कोई 1 मिनट भी लेट हो जाए तो वो उसे मीटिंग रूम तो दूर, बिल्डिंग के गेट के पास से ही वापस भेज देता है। उनकी डिक्शनरी में लेट नाम का कोई शब्द ही नहीं है और तुम यहाँ सड़क किनारे बैठकर भिखारी से आशीर्वाद ले रही हो। जल्दी निकलो, वरना महीनों की मेहनत इस गेट पर ही दम तोड़ देगी। आदर्श की घबराहट बेवजह नहीं थी, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ था और पाने के लिए एक पूरी सल्तनत सामने थी। आदर्श की बातें कड़वी जरूर थी, मगर बिजनेस की जालिम दुनिया के रूल्स यही थे। मैंने उनसे बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस समय हमारा फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन पर होना चाहिए था। मैंने ओके कहा और हम दोनों लिफ्ट की तरफ भागे। आदर्श लगातार बड़बड़ा रहे थे कि हमारे पास रेफरेंस नहीं है। ऊपर से अगर हम लेट हो गए तो फिर हमें अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लेना चाहिए। मुझे उन बूढ़े बाबा की मुस्कुराहट याद आ रही थी, जिन्होंने मुझे एक अनदेखा हौसला दिया था। मीटिंग का टाइम 3 बजे का फिक्स था और घड़ी की सुइयां 2 बजने का ऐलान कर रही थी। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा था और रास्ता भी बहुत लंबा था। मैं ऑफिस से निकलते हुए एक अजीब सी अफरा तफरी की कंडीशन में थी। मेरे हाथ में प्रेजेंटेशन की भारी फाइलें थी और दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन कान से लगा हुआ था। मैं अपने असिस्टेंट को आखिरी मिनट का हुक्म दे रही थी कि देखो, फाइल नंबर 6 में जो फाइनेंशियल चार्ट्स हैं उन्हें दोबारा चेक करो। मुझे किसी भी तरह की गलती नहीं चाहिए और हाँ, अगर कोई भी अर्जेंट कॉल आए तो उसे कल के लिए होल्ड करवा देना। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी। मेरी हील्स की आवाज़ सीढ़ियों पर गूंज रही थी, जो मेरे दिल की धड़कनों का साथ दे रही थी। मेरा दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह चल रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर राकेश भट्ट ने मार्केट कॉम्प्लेक्स के बारे में सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अगर उन्होंने हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स का रेफरेंस मांगा तो कौन सी फाइल आगे करूंगी। ये एक जंग थी और मैं बिना हथियार डाले लड़ना चाहती थी। आदर्श पहले ही पार्किंग में जा चुके थे और गाड़ी स्टार्ट करके हॉर्न बजा रहे थे ताकि मैं आगे टाइम बर्बाद न करूं। मैं भागती हुई पार्किंग की तरफ बढ़ी।
धूप काफ़ी तेज़ थी, जिसने माहौल को घुटन भरा बना दिया था। मैंने सोचा कि राकेश भट्ट की पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाकर कंफर्म कर लूं कि हम रास्ते में हैं और बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, ताकि वहां जाकर हमें इंतज़ार न करना पड़े या वो हमें लापरवाह ना समझे। मैंने फ़ोन निकाला और जल्दी से नंबर डायल किया। मेरा सारा ध्यान कॉल कनेक्ट होने पर था। जैसे ही मैंने नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया, उसी लम्हे मेरे कानों में एक जानी-पहचानी सी आवाज़ आई। फ़ोन की रिंगटोन ये आवाज़ इतनी साफ़ और इतनी करीब से आ रही थी कि मैं चौंक कर वहीं रुक गई। मैं उस समय ऑफ़िस की बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैंने जल्दी से इधर-उधर देखा कि शायद मेरा कोई स्टाफ़ का मेंबर या कोई क्लाइंट करीब खड़ा हुआ है, जिसका फ़ोन बज रहा हो। लेकिन वहाँ मेरे और उन पागल बाबा के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी नज़रें न जाने क्यों बूढ़े बाबा की तरफ उठी, जो गेट के पास दीवार से टेक लगाए हुए बैठे थे। और फिर जो मैंने महसूस किया, उसने मेरे दिमाग को एक लम्हे के लिए शॉक्ड कर दिया था। वो आवाज़, वो महंगे मोबाइल की रिंगटोन कहीं और से नहीं, बल्कि बूढ़े बाबा के पास रखे हुए एक बेहद पुराने और मैले थैले के अंदर से आ रही थी। मेरा दिमाग ये बात स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। एक बूढ़ा आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, जिसके तन पर ढंग का कपड़ा तक नहीं है, उसके फटे हुए थैले में लाखों रुपए का फ़ोन कैसे बच सकता है? क्या उन्होंने चोरी की है? क्या ये कोई गलत इंसान है या फिर मेरा वहम है? हज़ारों सवाल एक ही सेकंड में मेरे दिमाग में घूम गए थे। मेरा हाथ हवा में ही रह गया था। मैंने चाहा कि आगे बढ़कर चेक करूं, पूछूं कि क्या माजरा है, लेकिन आदर्श ने गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाकर मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लिया था। मैं इतनी जल्दी में थी और दबाव इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने दिमाग को झटक दिया। मैंने खुद को समझाया, ये तुम क्या कर रही हो? शायद सड़क पर चलने वाले किसी इंसान का फ़ोन होगा। शायद ट्रैफिक के शोर में मुझे आवाज़ का अंदाज़ा गलत हुआ है। उस समय रुककर इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब था अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डील से हाथ धो बैठना। मैंने सर झटका, उस अजीबो-गरीब इंसिडेंस को इग्नोर किया और तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई गाड़ी में बैठ गई। लेकिन गाड़ी में बैठते हुए भी मेरी नज़रें उस थैले पर जमी हुई थीं। मुझे क्या पता था कि वो रिंगटोन सिर्फ़ एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक आने वाले तूफ़ान की पहली दस्तक थी। मैं गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चलने लगी, लेकिन अचानक ही हमारी गाड़ी हिचकोले खाने लगी। आदर्श ने ड्राइवर पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये क्या बकवास है? गाड़ी को झटके क्यों लग रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि सर्विस करवा लेना, आज ही मरना था। फिर इंजन से एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। ड्राइवर ने घबराकर गाड़ी साइड पर लगाने की कोशिश की, मगर गाड़ी ने वहीं सड़क के बीचों बीच में दम तोड़ दिया और बोनट से धुआं उठने लगा। ये देखकर आदर्श का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकले और बोनट पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाए, शिट! ऐसे मौके पर तो हमें उड़कर वहां पहुंचना चाहिए और ये गाड़ी आज कबाड़ बन गई है। दिव्यांका, तुम बैठी क्या तमाशा देख रही हो? कुछ करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं गाड़ी से उतरी, मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। मैंने इधर उधर देखा तो दिल बैठ गया। सड़क पर ट्रैफिक का एक ना खत्म होने वाला तूफान था। गाड़ियां चींटियों की रफ्तार से रेंग रही थी। मैंने आदर्श के कंधे का हाथ पकड़ा और उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश की। आदर्श, चीखने से गाड़ी ठीक नहीं हो जाएगी, हमें जल्दी से कोई टैक्सी या रिक्शा देखना होगा। आदर्श ने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगे, टैक्सी? इस ट्रैफिक में तुम्हें कहाँ से मिलेगी? हम चाहें तो अपने दूसरे ड्राइवर को बुलाकर यहाँ दूसरी गाड़ी भी मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की तो मुसीबत है दिव्यंका। हम फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। मैंने अपनी घड़ी देखी, टाइम तेजी से भाग रहा था। मैंने बैग से मोबाइल निकाला और राकेश भट्ट के ऑफिस का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ उनकी पीए ने फ़ोन उठाया तो मैंने अपनी घबराहट भरी आवाज़ को छुपाते हुए कहा, हेलो, मैं दिव्यंका सिन्हा बात कर रही हूँ। हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत है। प्लीज़ हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हम बस पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ से ठंडे शब्दों में जवाब आया, मिसेस दिव्यंका, आदर्श सिन्हा सर किसी का भी इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। आपको टाइम की पाबंदी का ख्याल रखना चाहिए था। फ़िलहाल आप आइए, देखते हैं क्या हो सकता है। मैं बहुत ही परेशान थी। आदर्श सर पकड़कर बैठ गए थे और लगातार ड्राइवर को कोस रहे थे। 45 मिनट वेस्ट हो चुके थे। हर गुजरा हुआ लम्हा हमारी उम्मीदों का गला घोट रहा था। आदर्श ने अचानक सर उठाया और नफरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक थी। वो खड़े हुए और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोले, दिव्यंका, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये गाड़ी खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी बदशगुनी ने घेरा है, और वो बदशगुनी तुम्हारा वही भिखारी है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैंने कहा, आदर्श, आप ठीक तो हैं?
गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट है, खराब हुई है गाड़ी। इसमें उन बेचारे बूढ़े बाबा का क्या कसूर है? आदर्श ने दांत पीसते हुए कहा, कसूर उस मनहूस के चेहरे का जो तुमने सुबह सुबह देखा था। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि ये सड़क छाप लोग, ये भिखारी, ये सब घटिया लोग होते हैं। तुम सुबह सुबह उसके पास रुक गई थी, उससे आशीर्वाद ले रही थी। देख लो, उसके आशीर्वाद का असर उल्टा हमारे गले पड़ गया। मेरा दिल सुबह से ही गवाही दे रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। वो पागल आदमी, उसकी मनहूस मुस्कुराहट मुझे अभी भी याद है। तुमने उसकी शक्ल देखकर दिन शुरू किया और अब देख लो अंजाम। हाथ आई डील निकल जाएगी और हम सड़क पर खड़े धक्के खाते रह जाएंगे। आदर्श की बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर मैं किसी तरह खुद पर कंट्रोल किए हुई थी, क्योंकि ये समय बहस करने का नहीं था। मैंने कड़क अंदाज में कहा, आदर्श बस कीजिए। किसी मजबूर को मनहूस कहना सबसे बड़ी ज्यादती है। यह हमारे लिए ऊपर वाले की एक कठिन परीक्षा है। हिम्मत मत हारो। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी, ऊपर वाले मेरी लाज रख लेना। मैंने उस बूढ़े आदमी से प्रार्थना के लिए कहा था, उसका आशीर्वाद लिया था। अगर मैं नाकाम लौटी तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट की थी और उसे मुंह मांगे पैसे दिए, और फिर ट्रैफिक में फंसते फंसाते 1.5 घंटा लेट भट्ट एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग तक पहुंचे। मेरे कपड़े पसीने में भीग चुके थे और आदर्श का हाल भी कुछ ऐसा ही था, बल्कि उनका चेहरा डर और गुस्से से पीला पड़ चुका था। हाँफते हाँफते भट्ट एंटरप्राइजेस के शीशे वाले आलीशान गेट से अंदर दाखिल हुए तो वहां सन्नाटे की कंडीशन थी। पूरी बिल्डिंग में खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब लोग जा चुके हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की फाइलें समेट रही थी और लॉबी खाली पड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखकर आदर्श के कदम वहीं रुक गए थे। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर मुझे रोका और दबी हुई आवाज़ में बोले, दिव्यंका वापस चलो, अब अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देख नहीं रही हो, सब खत्म हो चुका है। छुट्टी का टाइम हो गया, अब अंदर जाकर क्यों अपनी इंसल्ट करवानी है? राकेश भट्ट हमें कच्चा चबा जाएगा और मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो वापस चलते हैं। उनकी आवाज़ में शिकस्त थी, थकन थी, वो हार मान चुके थे। लेकिन मैंने अपने कदम जमाए रखे थे। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। मैंने कहा, नहीं आदर्श, हम इतनी दूर जाकर दरवाजे से वापस नहीं जाएंगे। चाहे वो हमें धक्के देकर निकाल दें, लेकिन मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूंगी। मैं अपनी किस्मत आजमाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं आदर्श को लगभग जिद करते हुए रिसेप्शन तक ले गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने हमें हैरानी से घूरा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने सांस बहाल करते हुए कहा, मैं दिव्यंका आदर्श सिन्हा और ये मेरे पति आदर्श सिन्हा हैं। हमारी राकेश भट्ट सर के साथ मीटिंग थी। गाड़ी खराब होने की वजह से हम लेट हो गए। प्लीज़ हमें उनसे मिलने दीजिए। लड़की ने घड़ी की तरफ देखा और फिर एक अजीब सी नज़र हम पर डाली। मुझे लगा वो इनकार कर देगी, मगर उसने इंटरकॉम पर किसी से बात की और फिर मुस्कुराकर बोली कि जी मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा, सर आप लोगों का ही वेट कर रहे हैं। हालांकि बाकी सब लोग जा चुके हैं। आप कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाइए। ये सुनकर आदर्श का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हों कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने सुकून का सांस लिया और आदर्श को लेकर तेजी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। आदर्श अभी भी बड़बड़ा रहे थे, ये ज़रूर हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती करना चाहता है। देख लेना दिव्यंका, आज हमारी क्लास लगने वाली है। हम कॉन्फ्रेंस रूम के भारी भरकम दरवाजे के सामने पहुंचे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से चेहरे के पसीने को साफ किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा बहुत ही खामोश था। एक बहुत बड़ी ओवल शेप की टेबल थी, जिसके पास कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स खामोशी से बैठे हुए थे और उन सब की नज़रें हम पर जमी हुई थी। कमरे में एयर कंडीशन की ठंडक के बावजूद भी मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने अपनी पोजीशन संभाली। टेबल के दूसरे तरफ की साइड पर एक चेयर रखी हुई थी, जिसकी साइड हमारी तरफ थी। उस चेयर पर कोई बैठा हुआ था, मगर हमें सिर्फ चेयर की ऊंची बैक साइड ही नजर आ रही थी। हम दोनों दरवाजे पर ही रुक गए थे। बोर्ड मेंबर्स के चेहरे भी सीरियस थे। आदर्श मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बड़ी हिम्मत जमा की और कांपती हुई आवाज़ में खुद को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वी आर सॉरी सर, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं। दरअसल हमारी गाड़ी रास्ते में धोखा दे गई थी और ट्रैफिक ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हम जानते हैं कि आप टाइम के बहुत पाबंद हैं और हमने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया, लेकिन विश्वास कीजिए हमारी नीयत ख़राब नहीं थी। हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है। अगर आप हमें सिर्फ 5 मिनट दे दें तो हम साबित कर देंगे कि हम इस काबिल हैं। मैं लगातार बोल रही थी, सफाई पेश कर रही थी, मगर वो कुर्सी अपनी जगह खामोश थी। कोई जवाब नहीं आ रहा था।
आदर्श ने मेरे कान में धीरे से कहा, दिव्यंका, वो सुन भी रहे हैं या नहीं? मुझे लग रहा है वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। चलो निकल चलते हैं। तभी अचानक वो बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी धीरे धीरे घूमना शुरू हुई। मेरे दिल की धड़कन गले में आ गई थी। जैसे जैसे कुर्सी का रुख हमारी तरफ हो रहा था, कमरे का माहौल और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। और फिर जब कुर्सी पूरी तरह से घूमी और उस पर बैठे हुए आदमी का चेहरा हमारे सामने आया, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा सांस वहीं अटक गया था और आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरे साथ खड़े आदर्श के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो लड़खड़ाकर पीछे हटे। हमारे सामने कोई अजनबी, स्ट्रिक्ट या घमंडी इंसान नहीं बैठा था। वो चेहरा तो ऐसा था जिसे मैंने आज सुबह ही देखा था, जिसे आदर्श ने मनहूस कहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो चेहरा कीमती और महंगे कपड़ों में था। ये आंखें थी, वही रंग रूप था, और वही बूढ़ा आदमी था। राकेश भट्ट कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस के बाहर बैठने वाला वही बूढ़ा भिखारी था। ये झटका इतना ज्यादा जोरदार का था कि मेरा दिमाग आउट हो गया था। कमरे में फैली खामोशी किसी शमशान घाट की खामोशी से भी ज्यादा भारी और हौलनाक थी। आदर्श की आंखें तो सिर्फ कुर्सी पर बैठे इंसान पर ही जमी हुई थी। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो कभी सामने बैठे राकेश भट्ट को देखते और कभी मुझे देखते। उनके दिमाग की रगें फटने के करीब थी, क्योंकि उनका क्लास सिस्टम और उनकी वो फिलॉसफी कि अमीर और गरीब दो अलग प्राणी होते हैं, उस समय उनके सामने चकनाचूर हो चुकी थी। जिस पर शहर के सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून विराजमान थे, उस पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे आदर्श मनहूस कह रहे थे। वो आदमी जिसके फटे हुए कपड़े और सफेद बालों पर नाक चढ़ाकर बोलते थे। आज उनके शरीर पर महंगे कपड़े थे, सफेद बाल बिल्कुल साफ थे, और आंखों में वो अकड़ थी जो किसी बादशाह को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। लेकिन चेहरा वही था, बिल्कुल वही। आदर्श के गले से एक अजीब सी खरखराहट निकली। ये कैसे हो सकता है? ये कोई मजाक है क्या दिव्यंका? ये वो नहीं हो सकता। ये तो वो भिखारी है, वो पागल बाबा। आदर्श के शब्द लड़खड़ा रहे थे। उनकी टांगें उनका बोझ नहीं उठा पा रही थी। राकेश भट्ट ने आदर्श की बेजान कंडीशन को नजरअंदाज करते हुए अपने टेबल पर रखे हुए महंगे क्रिस्टल ग्लास से पानी का एक घूंट भरा और फिर बेहद ठंडे और सिंपल अंदाज में जवाब दिया, जो अब उस बाबा की कांपती हुई आवाज से कोसों दूर था। वो हमारी तरफ देखने लगे और बोले, मिस्टर आदर्श सिन्हा, इंसान की आंख वही देखती है जो उसका दिमाग उसे दिखाना चाहता है। आपने मुझे सड़क पर देखा तो आपको सिर्फ एक भिखारी नजर आया, क्योंकि आपकी नज़र कपड़ों पर थी, और आपकी मिसेस ने मुझे देखा तो उन्हें मुझ में एक इंसान नजर आया, क्योंकि उनकी नज़र आपकी नज़र से बहुत अलग थी। आपको हैरानी हो रही है कि एक भिखारी इस कुर्सी पर कैसे आ गया, तो सुन लीजिए, ये कुर्सी, ये दौलत, ये पद, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। मैंने ये रूप किसी शौक में धारण नहीं किया था, और ना ही मैं कोई नाटक कर रहा था। मैं बिजनेस की इस दुनिया में हर रोज़ पाखंडियों से मिलता हूँ। हर रोज़ ऐसे लोग मेरे सामने झुकते हैं जो मेरे सामने बिक जाते हैं, मगर मेरी पीठ पीछे खंजर लेकर खड़े होते हैं। मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनर नहीं चाहिए था, मुझे बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए था। और यकीन जानिए मिस्टर आदर्श, इस पूरे शहर में अच्छे इंसानों की किल्लत पड़ी हुई है। आदर्श अभी तक शौक में थे। उनका चेहरा हैरानी में गुम और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने हाँफते हुए हाथों से अपनी गर्दन सहलाई और अटकते हुए बोले, सर, मैं समझा नहीं। मतलब वो आप ही थे? लेकिन क्यों? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको सड़कों पर ठोकरें खाने की क्या जरूरत थी? और वो आईफोन की आवाज जो दिव्यंका ने सुनी थी। आदर्श की हालत उस समय एक मुजरिम जैसी थी जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो और अब सफाई पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। राकेश भट्ट सर के चेहरे पर एक नेगेटिव मुस्कुराहट उभर आई थी। उन्होंने टेबल की दराज खोली और वही आईफोन निकालकर टेबल पर पटक दिया। उसकी स्क्रीन पर अभी भी मेरी ही मिस कॉल की नोटिफिकेशन चमक रहा था। जी हाँ मिस्टर आदर्श, ये वही फोन है जिसकी घंटी आज दोपहर दिव्यंका ने सुनी थी और जिसे आपने बदशगुनी करार दिया था। मैं पिछले कई महीनों से रोजाना अपना भेष बदलकर, अपने चेहरे पर मेकअप चढ़ाकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर आपके ऑफिस के बाहर बैठता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिछले साल मेरे अपने सगे भाई, जो मेरा बिजनेस पार्टनर था, जिस पर मैं अंधा भरोसा करता था, उसने मुझे करोड़ों का चूना लगाया और फरार हो गया। उसने मुझे सिखा दिया कि सूट बूट पहनने वाले अक्सर अंदर से खाली होते हैं। इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन जो मीटिंग रूम में भरोसे के लेक्चर देते हैं, असल जिंदगी में कैसे होते हैं। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जो मुझे धुतकार कर गुजर जाते थे। कुछ मुझ पर तरस खाकर सिक्के फेंक देते थे,
मगर आपकी पत्नी दिव्यंका सिन्हा इकलौती ऐसी इंसान थी जिसने मुझे कभी भी भिखारी नहीं समझा। उन्होंने मुझे इज्जत दी। उन्होंने उन्होंने मुझे ये नहीं देखा कि एक बूढ़े आदमी को ठंड लग रही है। मिस्टर आदर्श, जब दिव्यंका का फ़ोन आया और मेरा फ़ोन मेरे झोले में बजा तो मैं समझ गया था कि अब मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से उठा और पीछे वाले दरवाजे से अपनी गाड़ी में बैठा और यहाँ पहुँचकर अपना हुलिया ठीक कर लिया ताकि आप लोगों का स्वागत कर सकूँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये आप दोनों की परीक्षा थी और अफ़सोस है कि आप इस परीक्षा में बुरी तरह फ़ेल हो चुके हैं। कमरे में राकेश भट्ट की आवाज़ गूंज रही थी और मैं अपनी जगह पत्थर की बनकर खड़ी हुई थी। मेरे सोच विचार में भी नहीं था कि मेरी छोटी-सी भलाई, जो मैंने सिर्फ़ ऊपर वाले की मर्ज़ी के लिए की थी, वो इस तरह घूम फिर कर मेरे सामने आ जाएगी। मुझे अपने पिताजी याद आ गए थे, जो हमेशा कहते थे कि बेटी, भलाई करके भूल जाओ, रास्ता ढूँढ कर एक न एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। राकेश भट्ट ने एक नीले रंग की फाइल उठाई और उसे टेबल पर मेरी तरफ सरका दिया। उनकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब-सा फैसला था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मिसेस सिन्हा, ये रही वो डील जिसके लिए आप लोग महीनों से मेहनत कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपका है। आपकी कंपनी आज से भट्ट एंटरप्राइजेस की ऑफिशियल पार्टनर है और ये फैसला मैंने आपकी बैलेंस शीट देखकर नहीं किया है, ना ही आपकी प्रेजेंटेशन देखकर किया है, क्योंकि सच कहूँ तो प्रेजेंटेशन तो बहुत से लोगों की अच्छी थी, लेकिन मैं अपना पैसा और अपना कॉन्फिडेंस सिर्फ उसके हाथ में दे सकता हूँ जो नीचे गिरे हुए लोगों को उठाना जानता हो। जो इंसान फुटपाथ पर बैठे अनजान बूढ़े के खाने पीने का ख्याल रख सकता है, उसे सर्दी से बचाने के लिए अपनी जेब से खर्च कर सकता है, वो मेरे कारोबार की हिफाजत भी पूरी ईमानदारी से करेगा। मुझे बिजनेस टाइकून नहीं चाहिए था दिव्यंका जी, मुझे एक भरोसेमंद इंसान चाहिए था और आज के दौर में भरोसेमंद इंसान का मिलना हीरे की खान मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। आपने बिना किसी लालच के मेरा ख्याल रखा जब मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा जब मैं सब कुछ हूँ। ये डील आपका हक है, इसे भीख मत समझिएगा, ये आपके कैरेक्टर की कमाई है। मैंने खुश होकर हाँफते हुए हाथों से फाइल उठाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जो खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने उनको थैंक यू बोला था। मेरे शब्द मेरा साथ छोड़ गए थे। राकेश भट्ट का रुख आदर्श की तरफ हुआ और इस बार उनका अंदाज ऐसा था जैसे तपते हुए तवे पर पानी की बूंदें गिरी हैं। उन्होंने कहा, और मिस्टर आदर्श सिन्हा, अब बातें हैं आपकी तरफ। आप जैसे लोग जो इंसान को उसके ब्रांड और उसकी हैसियत से परखते हैं, वो मेरे पार्टनर तो क्या, मेरे नौकर बनने के भी काबिल नहीं है। आपकी सोच इतनी छोटी और घटिया है कि मुझे हैरानी है, अपने बिजनेस में इतनी तरक्की कैसे की? ओहो, याद आया, आपने तरक्की इसलिए की क्योंकि आपके पास दिव्यंका जैसी पत्नी है, वरना तो आप दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ गए होते। आपको क्या लगता है कि मैं मनहूस हूँ? आपको क्या लगता था कि गरीब का साया भारी होता है? आज देख लीजिए मिस्टर आदर्श, इस मनहूस साय के पास वो ताकत है जो आपकी तकदीर लिख सकती है, मगर आपने अपने घमंड की वजह से उसे खुद ही मिटा दिया और मेरी नज़र में आपकी वैल्यू सिर्फ बेकार है। आप मुझे बिजनेस के उसूल सिखाने आए थे ना, तो सुन लीजिए, बिजनेस का पहला उसूल है वैल्यू, ना कि दूसरों को नीचा दिखाना, और जिसकी सोच छोटी होती है वो बादशाह बनकर भी भिखारी ही रहता है। ये डील सिर्फ और सिर्फ मिसेस दिव्यंका सिन्हा के नाम है, इसमें आपका 1% भी हिस्सा नहीं होगा और मैं चाहूँगा कि आप इसी समय मेरे ऑफिस से तशरीफ़ ले जाइए, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर निकालूँ, क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में छोटी सोच वाले लोगों की परछाई भी बर्दाश्त नहीं होती। आदर्श का चेहरा पीला पड़ चुका था, वो शर्मिंदगी और इंसल्ट के समंदर में गोते खा रहे थे। मैं चाहती तो उन्हें बचा सकती थी, लेकिन उनकी सोच भी ठीक होनी ज़रूरी थी। उन्होंने कुछ कहने के लिए होठ खोले और वो माफ़ी मांगकर सफाई पेश करना चाहते थे, मगर राकेश भट्ट सर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। मगर मैंने सर से कहा कि इन्हें माफ़ कर दीजिए सर, ये मेरे पति हैं, मेरी कामयाबी के पीछे इनका भी हाथ है, प्लीज़ सर। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो वैल्यू आपकी है वो किसी और की नहीं रहेगी। आदर्श गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने गहरी सांस ली और राकेश सर की तरफ देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहने लगे, आपके पति कुछ दिनों बाद ही अपने असली रास्ते पर आ जाएंगे और अपनी सोच को बदल देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। उनकी इंसल्ट होना ज़रूरी थी। मैं फाइल सीने से लगाकर बाहर निकली तो शाम हो रही थी। मुझे आदर्श पर तरस आया था। मैंने सुकून का सांस लिया और फुटपाथ की तरफ देखा। जब मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग पर पहुंची तो मुझे वो जगह खाली मिली थी जहां पर वो बूढ़े बाबा हुआ करते थे। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे आदर्श की सोच भी ठीक हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने अमीर और गरीब में फ़र्क करना बंद कर दिया।
ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पति की भी थी, क्योंकि इस कामयाबी ने मेरे पति के अंदर के कठोर इंसान को भी बदल दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।